नमस्ते साथियों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण की सीरीज के अंतर्गत लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम विसर्ग संधि एवं उसके प्रकार यानी नियम कहें, प्रकार नहीं नियम कहें, इसके नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको हम याद दिला दें कि अभी तक हम लोग लेक्चर 1 प्रत्याहार से लेकर के लेक्चर 5 जहाँ तक हमने पिछले ही क्लास में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था, और आज उसके बाद हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे तथा उससे संबंधित इम्पोर्टेंट नियमों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे व्यंजन संधि के तो अत्यधिक नियम हैं, लेकिन हम उन नियमों को देखेंगे जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए या आगे चल करके लाभदायक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और एक सूचना देना है कि यदि आप इन क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, क्या पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तथा प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस क्लास का पीडीएफ एवं प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों मिल जाएगा आपको, ठीक है। और समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। आइए इस क्लास को, विसर्ग संधि के क्लास को शुरू करते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो जब पूर्व पद विसर्ग हो, पहले क्या हो, विसर्ग हो, तथा उत्तर पद कोई भी वर्ण हो, यानी कि इसके बाद वाला वर्ण कोई भी हो, जैसे स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। तो स्वर अथवा व्यंजन हो तो इससे उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इससे उत्पन्न जो विकार होता है, जो बदलाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन, आपको मालूम होगा व्यंजन वाला लेक्चर देखे होंगे तो वर्ण वाला लेक्चर देखे होंगे तो वर्ण कितने, तो संस्कृत में 50 कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन अथवा अयोगवा। तो जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा अयोगवा होगा तो इससे जो उत्पन्न होगा विकार, उसी को क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। आइए विसर्ग संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ते हैं। पहला नियम है विसर्ग संधि का, उस नियम का नाम है सत्व संधि किसे कहते हैं। देखिए, अगर आप पढ़े होंगे 10th क्लास में विसर्ग संधि तो आपको सीधा नियम लिखा दिया होगा कि इसके बाद ये आए तो ये बन जाता है, लेकिन हम अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरी सिस्टम को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ें, है ना। 12th क्लास कोई कम नहीं होता है। 12th क्लास में होने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो गए हैं, स्कूल लेवल पर बहुत ज़्यादा सीनियर हो गए हैं। तो संस्कृत अगर आपका सिलेबस है तो आपका फर्ज बनता है कि आप पाणिनि के द्वारा लिखे गए अष्टाध्यायी के अंतर्गत बातों को समझें और उससे पढ़ें, उसका आदत बनाएं। क्योंकि आगे चल करके जैसे ग्रेजुएशन कीजिएगा, बीएड कीजिएगा, सीटेट कीजिएगा, एमए कीजिएगा, पीजी, तो उसमें यही सब काम आएगा। तो अभी से हम आदत लगा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। विसर्ग संधि के पहले नियम का नाम क्या है, सत्व संधि। सत्व संधि के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना का मिलता है, आइए देखते हैं। सत्व संधि का जो पाणिनि सूत्र है, यानी पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी में सूत्र दिया है, वह है विसर्ग न्यस्य स। विसर्ग न्यस्य स। इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। इसका मतलब है कि यदि पूर्व पद मतलब बाद वाला, पहले वाला, पूर्व पद का मतलब पहले वाला के बाद उत्तर पद खर प्रत्याहार, जो उत्तर पद है क्या होना चाहिए, खर प्रत्याहार। और खर प्रत्याहार अभी हम लोगों ने प्रत्याहार वाला लेक्चर भी पूरा किया था, सबसे पहले वही लेक्चर पूरा किया था प्रत्याहार वाला। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए, चैनल में जा करके
होम पेज या प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के हर वर्ग यानी कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक यहीं तक को वर्ग कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसी को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग के पहले दूसरे जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ तथा तालाब श, मूर्धन्य ष, दंत स हो तो विसर्ग का खर प्रत्याहार के उच्चारण अनुसार क्रमशः तालाब श, मूर्धन्य ष, दंत स हो जाता है। इसका मतलब समझिए, देखिए, जब प्लस के पूर्व में विसर्ग हो, ठीक, और विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा तालाब श, मूर्धन्य ष या दंत स हो तो क्रमशः इस विसर्ग का क्या बन जाता है? तालाब श, मूर्धन्य ष, दंत स। तालाब श कब बनता है? तो जब उत्तर पद तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण होगा तो तालाब श बनेगा। उत्तर पद मूर्धन्य से उच्चारित होने वाला वर्ण होगा तो मूर्धन्य ष बनेगा, और दंत से उच्चारण होने वाला वर्ण होगा तो दंत स बनेगा। आइए इसे समझते हैं। जैसे पहला प्रकार है विष्णु प्लस त्राता। विष्णु प्लस त्राता। विष्णु का सबसे अंतिम वाला वर्ण आएगा। जैसा कि संधि करने का हमने तरीका बताया था, नियम बताया था कि किस तरह से संधि करते हैं। तो पूर्व पद में से सबसे अंतिम वाला, तो पूर्व पद कौन है? पूर्व मतलब होता है पहले वाला, तो पहले वाला पद का सबसे अंतिम वर्ण कौन है? नु। और नु में से उ निकालेंगे तो न बचेगा, तो न यहाँ से ले लिए, ठीक, और विसर्ग है न प्लस, या फिर इसको छोड़ दीजिए और सिर्फ विसर्ग को लीजिए। हमें काम विसर्ग का है, तो विसर्ग प्लस उसके बाद क्या है? त्रा। तो विसर्ग प्लस त्रा को जब हम तोड़ेंगे तो अभी हम लोगों ने वर्ण पढ़ करके आया है। वर्ण में पढ़ा होगा एक संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में पढ़े होंगे कि त और र के मेल से त्रा बन जाता है, और जब उसमें आ स्वर जुड़ते हैं तो बन जाएगा त्रा। त और र के मेल से त्र बनता है, और जब उसमें आ जोड़ेंगे तो बन जाएगा त्रा। मतलब इसका यह है कि हमें यहाँ पर विसर्ग मिला, और विसर्ग के बाद क्या मिला? त मिला। हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो हमें क्या चाहिए कि विसर्ग और उसके बाद वाले के बीच में मेल कराए। तो विसर्ग यहाँ है, इसके बाद वाला कौन है? त है, तो त का मेल। तो अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं कि विसर्ग के बाद खर यानी कि वर्ग का पहला या दूसरा या तालाब श, मूर्धन्य ष, दंत स हो तो क्रम अनुसार उत्तर पद के अनुसार उसके उच्चारण के अनुसार स बनेगा। जैसे तो आइए उस पर बैठ रहा है यह सूत्र कि विसर्ग के बाद क्या है? वर्ग का पहला है ना, तो किसी न किसी वर्ग का पहला है, तो वर्ग का पहला है तो मिल गया। तो विसर्ग का क्या बन जाता है? उत्तर पद, यानी इस तो के अनुसार उत्तर पद के अनुसार स आएगा। तो उत्तर पद जो हमारा तो है वह किससे उच्चारित होता है? दांत से होता है ना, दंत से। तो बोल करके देखिए दांत में सटेगा, तो दंत से जब हो रहा है तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? दंत स। ठीक, आगे देखिए, तो बी स जैसे तैसे रहेगा, क्योंकि इसको काम में नहीं लिए थे। नु को भी काम में नहीं लिए थे, सिर्फ विसर्ग को काम में लिए थे। तो विसर्ग का क्या बन गया है? आधा स। तो आधा स, इधर से बचा त्राता, तो त्राता बन गया विष्णुस्त्राता। वही यहाँ पर बना है, आप इसको देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। यदि अभी नहीं समझ में आया होगा तो जस्ट 1 मिनट पीछे कीजिए और फिर से इसको समझिए, अभी आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। आइए इससे संबंधित एक और उदाहरण है, उसको समझते हैं। यहाँ राम से विसर्ग ले लेंगे, ठीक, प्लस उसके बाद है च है। तो अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं सूत्र कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार यानी वर्ग के पहला दूसरा या तालाब श, मूर्धन्य ष, दंत स हो तो विसर्ग का उत्तर पद के उच्चारण अनुसार स बनता है। तो उत्तर पद हमारा क्या है? च है, जो कि वर्ग का पहला है किसी न किसी वर्ग का, तो मतलब मिल गया हमको सूत्र। और उच्चारण स्थान इसका क्या है? च का उच्चारण स्थान है तालु। तो तालु है तो तालाब श हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग का क्या बन जाएगा? तालाब श, यानी कि हमारे पास सूत्र क्या आया? तालाब श। यही हम अभी देख करके आ रहे हैं सूत्र में। तो रा का रा रहेगा
मौ का मौ रहेगा, विसर्ग को काम में लिए थे, मौ को काम में नहीं लिए थे, विसर्ग को काम में लिए थे, तो विसर्ग में बदलाव होगा। उससे पहले जो है जैसे तैसे लिखा जाएगा। तो राम का राम लिखा गया, विसर्ग का क्या बन गया है आधा स, तो आधा स, और यहाँ से क्या बचा है च, तो च, रामश्च वही यहाँ पर बना है, देख लीजिए। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद है निह प्लस छल। निह प्लस छल क्या बनेगा, आइए इसको देखते हैं। तो निह पूर्व पद के सबसे अंतिम वर्ण निह प्लस निह में से विसर्ग ले लिए, विसर्ग। उसके बाद छल में से छ ले लें। इसका सूत्र क्या बनेगा, तो विसर्ग के बाद अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि वर्ग का पहला दूसरा, तो छ किसी न किसी वर्ग का दूसरा है, मिल गया है। तो इसके उच्चारण अनुसार यानी उत्तर पद के उच्चारण अनुसार, उत्तर पद छ भी का उच्चारण भी होता है तालु, तो तालाब से बन जाएगा, विसर्ग जो है तालाब से बन जाएगा। तो नी का नी और विसर्ग के जगह पर आधा स, यहाँ से छल है तो छल, निश्छल, सॉरी यहाँ पर च होना चाहिए, यहाँ पर चल होगा, निह प्लस चल, छल नहीं, यहाँ पर च होना चाहिए, तब बनेगा निश्चल। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में हो सकता है कि थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। उसी प्रकार उसी संधि से संबंधित, उसी संधि विसर्ग के जो पहला नियम है उसी से संबंधित एक और उदाहरण है धनु प्लस टकार। इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। धनु जो पूर्व पद है उसका विसर्ग आ जाएगा प्लस, उत्तर पर जो टकार है उसका ट आ जाएगा। तो अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला, तो पहला मिल गया ट, किसी न किसी वर्ग का पहला है, किस वर्ग का है तो ट वर्ग का खुद का है। तो विसर्ग का उत्तर पद के उच्चारण अनुसार स हो जाएगा। तो उत्तर पद का उच्चारण क्या है ट मूर्धा से बुलाता है, इसलिए हो जाएगा इसका मूर्धन श। और हलंत लगाना नहीं भूलिएगा, जब सूत्र बनेगा तो उसमें हलंत लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ध का ध, नु का नु, इस विसर्ग का क्या बन गया है आधा स, तो आधा स, यहाँ से टकार है तो ट, आधा क का र, टकार, तो बनेगा धनुष टकार। यहाँ पर धनुष ट छूट गया है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, हम खुद टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो बनेगा धनुष टकार। आशा करते हैं जो विसर्ग संधि के पहला नियम है जिसका नाम है सत्व संधि, ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इससे संबंधित उदाहरणों को हमने देखा है, उदाहरण आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आइए अब विसर्ग संधि के दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम है वासरी। दूसरे नियम का नाम क्या है, विसर्ग संधि के दूसरे नियम का नाम वासरी। वासरी के अंतर्गत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए कहता है वासरी कि यदि पूर्व पद यानी विसर्ग के बाद उत्तर पद स्वर प्रत्याहार, कौन प्रत्याहार हो, स्वर प्रत्याहार, इसलिए हम पहले प्रत्याहार पढ़ा दिए थे। हमको मालूम था कि प्रत्याहार संधि में जाकर के अत्यधिक काम में आता है, क्योंकि वो वर्ण के उत्पन्न पर आधारित है। तो स्वर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है तलाप्य मूर्धन्य दंश। ठीक है, हो तो विसर्ग का क्रमशः तलाप्य मूर्धन्य दंश हो जाता है। तो सूत्र भी क्या बन जाता है तलाप्य मूर्धन्य दंश। यह किस प्रकार होगा, तो ठीक उसी प्रकार फिर से होगा कि उत्तर पद का उच्चारण स्थान देखेंगे, उसका जो उच्चारण स्थान होगा उस हिसाब से तलाप्य मूर्धन्य दंश आएगा। किसके बाद, तो विसर्ग के बाद, जब कब, तो जब विसर्ग के बाद सिर्फ तलाप्य मूर्धन्य और दंश होना चाहिए। और अभी हम लोग सत्व संधि में प्रकार है कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार यानी कि पहला वर्ग के पहला दूसरा और तलाप्य मूर्धन्य दंश रहे तब, लेकिन इसमें है कि सिर्फ विसर्ग के बाद तलाप्य मूर्धन्य दंश रहे तो क्रमशः जो सूत्र बनता है विसर्ग का, विसर्ग के स्थान पर तलाप्य मूर्धन्य दंश हो जाता है। आइए पहले उदाहरण को समझते हैं। पहला है हरिह प्लस सेते। हरिह पूर्व पद है तो पूर्व पद में से विसर्ग ले लेंगे प्लस, उसके बाद है सेते। सेते में से सबसे पहला वर्ण तो स है तो स ले लेंगे। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं वासरी में कि विसर्ग के बाद यदि तलाप्य मूर्धन्य दंश रहे तो तलाप्य मूर्धन्य दंश बन जाता है। तो विसर्ग के बाद तलाप्य से मिल गया तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है तलाप्य, तालु से, तो इसका तलाप्य बन जाएगा हलंत लगा के। तो ह के ह, री करी, इस
ये जो क्या कहते हैं विसर्ग है, विसर्ग का क्या बना है आधा स, यहाँ से जो सेते है उसको सेते जोड़ देंगे, बन गया हरीश सेते। उसी प्रकार अगला उदाहरण है निह प्लस संदेह। निह निह जो है पूर्व पद है, तो यहाँ से सबसे अंतिम वाला वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है विसर्ग है। उसके बाद संदेह, संदेह में से स ले लेंगे तो मिल गया। विसर्ग के बाद दंत, तलाप से दंत सूत्र है, तो तलाप से दंत से मिला है हमको, तो इसका उच्चारण संतांत से होता है, तो इसलिए दंत सूत्र बन जाएगा विसर्ग के स्थान पर दंत स। तो नी का नी और विसर्ग के स्थान पर आधा दंत स, यहाँ से संदेश बचा है तो संदेश, निस्संदेश, निस्संदेह। उसी प्रकार ये भी एक उदाहरण है उसी नियम का कि निरीपः प्लस षष्ठ क्या बनेगा। तो निरीपः, निरीपः का जो है विसर्ग आ जाएगा प्लस षष्ठ में से स आ जाएगा, तो विसर्ग के बाद तलाप से मूर्धन्य से दंश रहे तो क्रमशः तलाप से मूर्धन्य से दंश बन जाता है। तो हमको मिल गया मूर्धन्य, मूर्धन्य का मूर्धा से उच्चारण होता है, इसलिए इसका जो है जो सूत्र बनेगा मूर्धन्य बनेगा, हलांत लगाना नहीं भूलें। तो निरी, एक मिनट, निरी और प विसर्ग का क्या बनाए थे अभी हम आधा, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ निरीप, निरी प विसर्ग का क्या बनाए थे आधा श, मूर्धन्य श, यहाँ से षष्ठ बचा है तो षष्ठ बन गया निरीपषष्ठ, वही बना है देखिए यहाँ पर निरीपषष्ठ। या अगर इस स को नहीं लिखना चाहते हैं तो विसर्ग का विसर्ग सीधा रहेगा, यानी विसर्ग के स्थान पर क्या होगा स ही होगा। तो लेकिन सही यही है, यही लिखिए, ज़्यादा सही है। आइए अब विसर्ग संधि के तीसरे नियम को पढ़ते हैं, जिसका नाम है उत्व संधि। तो पाणिनि सूत्र है इसका, अतरोह पलु दात पलूते, अतरोह पलुदात पलूते। जब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होता है। यदि विसर्ग के से पहले अ, विसर्ग से पहले अ, यानी कि जब हम विसर्ग देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, जब उत्तर पद पूर्व पद विसर्ग हो और विसर्ग से भी पहले क्या हो अ हो, ठीक, और विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के बाद, प्लस मतलब विसर्ग के बाद भी अ हो, तो विसर्ग का, इस विसर्ग का क्या बन जाता है उ बन जाता है, और उ से मिलकर अ और उ ओ हो जाता है, तथा विसर्ग का अपग्रह हो जाता है। आइए इसका मतलब समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे रामः प्लस अवदत्त है, रामः में से पूर्व पद में से विसर्ग आ जाएगा प्लस अवदत्त में से सबसे शुरू वाला वर्ण तो अ आ गया। तो विसर्ग के से पहले भी अ है, तो विसर्ग से पहले म है, तो म में से जब हम इसको तोड़ेंगे तो म हलन प्लस अ आएगा, तो बन गया, उसमें भी अ आ गया, तो यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, तो क्या बन जाएगा इसका उ। लेकिन अ फिर अ और उ मिल करके बना देगा इसको ओ बना देगा, ठीक। और इस विसर्ग का क्या हो जाएगा अपग्रह हो जाएगा। तो रा का रा, इस म में से देखिए हम शुरू से बता रहे हैं फिर से एकदम अच्छा से तोड़ कर। जैसे यहाँ पर मह ले लीजिए पूरा, तब इसमें से हम आपको निकाल के दिखाएंगे। अ, यहाँ से अ, म को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा म हलंत प्लस अ, प्लस उसके बाद विसर्ग है प्लस यहाँ से ये वाला अ। तो देखिए विसर्ग से पहले यदि अ हो और उसके विसर्ग के बाद भी अ हो, यही ना पढ़ के आए थे, तो अ हो तो क्या बना देता है अ उ, और उ जो है फिर अ और उ से मिल करके बना देता है ओ। फाइनल जो हमारे पास सूत्र आता है ओ आता है, और विसर्ग का अपग्रह हो जाता है। तो रा का रा, म को भी काम में ले लिए थे, तो म में से अ निकाल दिए हैं, बचा क्या हमारे पास तो आधा म, तो आधा म में ये वाला स्वर जुड़ जाएगा, क्योंकि बराबर की इधर ये स्वर है तो ये आधा है, तो आधा चाहेगा कि हम मिल जाए किसी न किसी स्वर से, तो म मिल जाएगा ओ से, तो बना देगा म ओकार मो। और इस विसर्ग का क्या बोले हैं अपग्रह, यानी आधा अ इस तरह का। एक मिनट स्क्रीन पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाता है। हाँ,
क्या हो जाएगा, आधा अ, यहाँ से वदत है तो अवद अवदत जगह रामो वदत, रामो वदत, क्या हो जाएगा, रामो वदत। उसी प्रकार एक और है, इसको देखिए से रामः प्लस अयम, तो रामः में से फिर वही म लेंगे, म इसलिए विसर्ग केवल नहीं ले रहे हैं और उसके साथ म भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको अ दिखाना है विसर्ग से पहले, प्लस यहाँ से अ ले लेंगे, मह को तोड़ेंगे तो म हलंत प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस यहाँ से ये वाला अ, तो विसर्ग के पहले अ हो विसर्ग के बाद अ हो तो क्या बना देता है, उ, और फिर इस अ से मिल करके उ जो है ओ बना देता है और विसर्ग का अवग्रह हो जाता है। तो रा का रा, म में से आधा और अ निकाल दिए तो बचा आधा म में ओ जुड़ेगा तो बना देगा मो, यहाँ से विसर्ग का हो गया अवग्रह, यहाँ से बचा अयम, सॉरी यम, फिर अ आएगा और अ और अ कोई कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, तो इस अ का कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये और ये मिल करके ओ बना दिया है, तो इसका काम खत्म हो गया है पहले, तो बनेगा रामोयम। इस प्रकार से हम अभी समझे हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वह है उत्तम संधि का पहला नियम। उत्तम संधि के अंतर्गत दो नियम है, तो अभी हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा, दूसरा नियम है शशि च, दूसरे नियम का क्या नाम है, उत्तम संधि के अंतर्गत ही दूसरा नियम बी नंबर, तो इसका नाम है शशि च। शशि च को अगर हम तोड़ें समझे तो क्या बनता है, देखिए यदि पूर्व पद विसर्ग हो, ठीक, पूर्व पद विसर्ग हो तथा उसके बाद जो है हस प्रत्याहार यानी वर्ग का हस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो या यर लव हो, ह यर ल व हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है, विसर्ग का केवल ओ बन जाता है, ठीक। ये इस तरह का उदाहरण जो है आपको बहुत मिलता होगा, 10th में भी बहुत मिला होगा और इसी तरह का उदाहरण बहुत पूछा जाता है। देखिए जैसे शिवः, शिवः में से क्या लेंगे, विसर्ग ले लेंगे, हमको यहाँ पर विसर्ग से पहले स्वर नहीं दिखाना है इसलिए यहाँ पर वह लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विसर्ग से ही काम चल जाएगा। उसके बाद वाला वर्ण को लेना है, तो शिव के बाद व ले लिए। तो अभी से हम लोगों ने सूत्र पढ़ के आया है कि विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा या य र ल व और ह मिले तो क्या बनता है, विसर्ग का ओ बन जाता है, तो ओ बन जाएगा इसका। तो सी का सी, ब, विसर्ग का क्या बन गया ओ, तब ओ तो स्वर है तो इसमें जुड़ जाएगा इस वाला व्यंजन में, तो ब उकार बो, यहाँ से वंदय, वंद्य है तो वंद्य, शिवो वंद्य हो गया। उसी प्रकार अगला उदाहरण है बालह प्लस रौती, तो बालह में से विसर्ग लेंगे प्लस रौती में से र ले लेंगे। विसर्ग के बाद अभी हम लोग देख रहा है सूत्र कि विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व और ह आए तो विसर्ग क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जोड़ दीजिए, अब सूत्र जब बन गया तो बाल, विसर्ग का ओ बनेगा, ओ स्वर है तो इसमें जुड़ जाएगा तो बालो, और यहाँ से रौती है तो रौती, बालो रौती बन गया। आशा कर रहे होंगे कि आप लोगों को यह सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मनः प्लस हर, तो मनः का विसर्ग ले लेंगे प्लस हरा में से ह ले लेंगे। सूत्र अभी देख करके आ रहा है कि विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या तालाब से सॉरी यर लव और ह हो तो विसर्ग का क्या बन जा रहा है, ओ बन जा रहा है। तो म न, विसर्ग का ओ बन गया, ओ स्वर है तो इसमें जुड़ जाएगा व्यंजन में, तो मनो, यहाँ से हर है तो हर, मनो हर। इसी प्रकार एक और है नमो नमः, कैसे बना है ये देखिए, तो नमः में से एक मिनट नमः में से विसर्ग ले लेंगे प्लस यहाँ से उत्तर पद में से न ले लेंगे। तो विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अब न जो है किसी न किसी वर्ग का पांचवा है, किस वर्ग का है तो त वर्ग का है, तो बन मिल गया, मतलब विसर्ग का ओ बन जाता है, तो ओ बन गया। तो न म विसर्ग का बन जाएगा ओ, तो ओ का जगह पर ये जुड़ जाएगा इसके यहाँ पर, उसके बाद है नमः, तो नमः, नमो नमः। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियमों को देखा है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे 9th क्लास में हो
या 10th क्लास में हो, 11th में हो या 12th में हो, आपको यह वीडियो, यह क्लास देखना ज़रूरी है, क्योंकि विसर्ग संधि से भी क्वेश्चन आता है। और ख़ास करके जब 11th 12th में हो तब तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 10th में तो उतना नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन 11th 12th में क्वेश्चन इसका देखने को मिल जाता है। 2 से कम 2 से 3 तो आँख मूंद करके रखिए कि विसर्ग संधि से क्वेश्चन बन ही जाता है, हर परिस्थिति में बन ही जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने विसर्ग संधि को पढ़ा है। विसर्ग संधि के अंतर्गत ढेर सूत्र हैं, वो सब हमारे काम के नहीं है ना। बिना काम के अपने दिमाग को प्रेशर नहीं दीजिए। जो एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ से आता है उसको पढ़िए, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और आगे भी उन्हीं का काम आता है, वो हम लोगों के लिए नहीं है। अगर होगा भी वैसा तो आगे चल के देखा जाएगा, तो पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने संस्कृत व्याकरण नामक सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 6 तक कंप्लीट किया। लेक्चर 1 में हमने प्रत्याहार जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत व्याकरण में। उसके बाद वर्ण के अंतर्गत पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं। उसके बाद संधि। ये 3 प्रकार के टॉपिक को पूरा किए हैं। ये 3 प्रकार के टॉपिक में यदि आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और वहाँ हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कीजिए। हम हर मैसेज का रिप्लाई देते हैं, तो आपके भी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना, कुछ भी समझना हो, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कुछ ही दिन पहले बोले थे कि लाइव क्लास लेंगे, लेकिन लाइव क्लास नहीं ले पाए। यदि आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लास हो तो जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, ताकि मैं भी लाइव क्लास के लिए तैयार हो सकूं। देखिए, जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो हमें हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और हम इस पर और अधिक और सूक्ष्मता से काम करते हैं। और जितना सूक्ष्मता से हम काम करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। हम जितना सूक्ष्मता से काम करेंगे, जो कंटेंट है, जो वीडियो है, टॉपिक है, हम उसको और उतना ही अच्छा से समझा पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग 500 कम से कम सब्सक्राइबर पुराइए। 500 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं खुद यूट्यूब पर सामने आकर के पढ़ाऊँगा, और स्क्रीन पर भी पढ़ाऊँगा, और सामने आकर के भी कुछ टॉपिक जो होंगे उसको पढ़ाऊँगा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये सब हो सकता है। तो जैसे ही 500 सब्सक्राइबर पूरेगा, मैं अपना फेस रिवील भी करूँगा, मतलब कि अपने यूट्यूब पर अपना फेस भी दिखाऊँगा। और हाँ, एक बात और, अभी हम लोगों ने संधि खत्म किया है। संधि के बाद कल ही लेक्चर नंबर 7 संस्कृत व्याकरण के सीरीज में लेक्चर नंबर 7 में हम लोग कल से समास शुरू कर रहे हैं। समास आप लोग जानते ही होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास में भी कम से कम 5 क्वेश्चन तो है इसमें, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन रखा रहता है, और 12th क्लास में भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन रखा रहता है। तो समास लेकर के आ रहे हैं। समास का कल एक शानदार क्लास होगा। समास में हम आपको पूरी समास को पाणिनि के द्वारा एकदम सही ढंग से समझाएंगे। देखिए, यदि आप 12th 11th के हैं तो संस्कृत में भी पढ़िए, संस्कृत को भी लिखिएगा। लेकिन अगर 9th 10th में है, अगर 9th 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप हिंदी माध्यम से ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। चलिए, आज के क्लास को समाप्त करते हैं।